हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने मुस्कान में सुना कि आखिर मुस्कान के साथ हुआ क्या था, आखिर आंटी क्यों जो है इतना दुखी रहती थी और आखिर उस लड़के से इनका रिश्ता क्या था। तो सुनिए मैम अंजू जी की कहानी का मुस्कान भाग 2। अब तक आपने सुना कि जो है महेश जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और वो उनका दुखी चेहरा, सुनीता जी का दुखी चेहरा कभी नहीं देख पाते थे। तो जो है लेकिन सुनीता जी दुखी थी क्योंकि एक लड़की उन्हें मॉल में मिली थी और वो लड़की बिल्कुल उनकी बेटी जैसी लग रही थी। तो यहाँ पर वो जब भी उस लड़की को देखती थी तब उन्हें लगता था कि उनकी बेटी सामने है और इसकी वजह से वो दुखी थी। लेकिन एक दिन मौसम बहुत ख़राब था, बारिश हो रही थी और उस टाइम पर वही लड़की उनके दरवाजे पर आई, जिसे देखकर सुनीता जी बहुत खुश हुई और उसे अपने घर के अंदर ले आई। तो आगे सुनिएगा कहानी कि आंटी आप यहाँ रहती हैं? मैं तो कई बार इधर से गुजरी हूँ पर मैंने ना आपको देखा ही नहीं। हाँ बेटा, मैं ज़रा घर में व्यस्त रहती हूँ। आंटी आई एम सॉरी, शायद मैंने आपका दिल दुखाया है, मेघा ने कहा। महेश एक पल को मेघा को देखकर हसरफ रह गया। वो अंदाज़ा लगाते उसे देर नहीं लगी कि मॉल वाली वही लड़की है। आओ बेटा बैठो, हमारे साथ चाय पियो। उसने घबराते हुए महेश से नमस्ते किया और बोली, अंकल मैं चाय नहीं पीती। मुस्कान भी चाय नहीं पीती थी, बस कॉफ़ी की शौकीन थी। आजकल के बच्चे कॉफ़ी ही पसंद करते हैं। ऐसा बोलकर सुनीता रसोई में चली गई। मेघा भी उसके पीछे पीछे रसोई में चली गई। तुम्हारा घर पास में ही है शायद? सुनीता ने पूछा। हाँ आंटी, अगली गली में सीधे हाथ से मुड़ते ही तीसरा छोटा सा घर है, वही मेरा घर है, मेघा ने बताया। अच्छा, वो नरेश शर्मा के साथ वाला? महेश ने पूछा। जी हाँ वही, मैं रोज़ वहाँ से अपने कॉलेज के लिए जाती हूँ। आज रविवार है, सो अपनी सहेली से मिलने जा रही थी। बारिश तेज़ हो गई और इसलिए यहीं पर आकर रुक गई। कोई बात नहीं बेटा, ये भी तुम्हारा ही घर है, जब मन करे आ जाया करो, तुम्हारी आंटी को अच्छा लगेगा, महेश ने कहा। जब से मुस्कान गई है तब से इसने अपने आप को इस घर में बंद करके रख लिया है, ये बाहर ही नहीं निकलती। मेरा नहीं मन करता जी किसी से बात करने का, जब से मुस्कान गई है। इतना बोलते ही सुनीता जी की रुलाई छूट गई। मेघा ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आंटी ये मुस्कान कौन है? मुस्कान हमारी बेटी थी जिसे 4 साल पहले हमने एक एक्सीडेंट में खो दिया था। मेघा ने देखा सुनीता आंटी लाख कोशिश कर रही, फिर भी अपना दुख छिपा रही थी, पर उदासी उनके चेहरे पर आ ही गई। अंकल और पूरे घर में सन्नाटा सा पसर गया था। इसी बीच महेश बोले, हौसला रखो नीता, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बस मुस्कान का इतना ही साथ था हमारे साथ। इधर मेघा ने अब जिज्ञासा जाहिर की, आंटी आप मुझे विस्तार से बताइए ना, क्या हुआ था? बेटा, हमारी शादी के 3 साल बाद मुस्कान हमारे घर आई थी, तो हमें ऐसा लगा कि एक नन्ही परी ने जन्म लिया है। हमारे घर में उसकी मुस्कुराहट हूबहू तुम्हारे जैसी थी। ऐसे ही उसके गालों में डिम्पल पड़ते थे, ऐसे ही गड्ढे हो जाते थे। ओह, तो इसलिए आप उस दिन मुझे मॉल में बार बार घूरे जा रही थी? हाँ बेटा, अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है तो अब तुम नाराज़ नहीं होना अपनी आंटी से, महेश ने कहा। नहीं अंकल, मैं तो कब का भूल गई। खुश रहो बेटा, कहते हुए महेश चाय पीने लगे। सुनीता ने मेघा को बताना जारी रखा। मुस्कान को बारिश में घूमना बहुत पसंद था। हमारे लाड प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। इकलौती संतान होने से वो अपनी सभी जायज़ नाजायज़ बातें मनवा लेती थी हमसे। जब उसने 10वीं की परीक्षा पास की तो स्कूटी लेने की जिद की। हमने बहुत मना किया कि तुम अभी 15 साल की हो, 18 साल की होने पर ले लेना, पर वो नहीं मानी। खाना पीना, हंसना बोलना सब कुछ छोड़ दिया उसने। हमें उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा और हमने उसे स्कूटी लेके दे दी। मैंने उसे ताकीद की कि वो स्कूटी वहीं आसपास चलाएगी, दूर नहीं जाएगी। इसी शर्त पर मैंने उसे स्कूटी की चाबी दी, वो मान गई। और वो हमसे लिपट गई।
उस दिन वो जिद करके स्कूटी से अपनी सहेली के घर चली गई। हम उसका इंतज़ार कर रहे थे। उस दिन भी ऐसी ही बारिश हो रही थी। 2 घंटे बीत गए, तब सिटी हॉस्पिटल से फ़ोन आया। जी, हमें आपका नंबर एक लड़की के मोबाइल से मिला है। आप कृपया करके जल्दी ही सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाइए। डर और घबराहट के चलते मेरे पैर जड़ हो गए थे। हम दोनों बदहवास वहाँ पहुँचे। देखा हमारी मुस्कान पलंग पर लेटी हुई है। ऑक्सीजन लगी हुई थी, सिर पर पट्टियाँ बंधी हुई थी और साथ वाले पलंग पर उसकी सहेली बेहोश पड़ी थी। जब उसे होश आया तो उसने बताया, हम दोनों बारिश में स्कूटी से दूर निकल गई थी। पास में एक गाड़ी ने बड़ी तेज़ी से ओवरटेक किया, जिससे हमें कच्चे रास्ते पर उतरना पड़ा और उस गीली मिट्टी में स्कूटी फिसल गई। हम दोनों गिर गए और बेहोश हो गए। उसके बाद हम यहाँ कैसे पहुँचे नहीं मालूम। इसी बीच डॉक्टर आ गए। उन्होंने मुझे और महेश को बताया कि सिर पर चोट लगने से बहुत खून बह गया है। हमने सर्जरी तो कर दी, फिर भी अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी 48 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर हम रोने लगे थे। ये भी परेशान हो गए। पल भर में हमारी दुनिया ही बदल गई। नर्स ने कहा, घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तकरीबन 2 घंटे बाद मुस्कान को होश आया। बोलते बोलते सुनीता जी का गला रुंस आ गया था। वो चुप हो गई। फिर क्या हुआ अंकल, प्लीज़ आप बताइए ना, मेघा ने डरते हुए पूछा। महेश के चेहरे पर अवसाद की गहरी परत छा गई। तो सुनीता ने कहा, जब वो होश में आई तो उसे कुछ कहा ही नहीं गया, बस वो अपने हाथ जोड़े और हमेशा के लिए शांत हो गई। और फिर सुनीता फूट फूट कर रोने लगी। उनका रुंदन देखकर मेघा को भी रुलाई छूट गई। उसे समझ नहीं आया कि वह उनसे क्या कहे। उसने सुनीता और महेश के हाथ अपने हाथों में लेकर बस इतना कहा कि मुझे अपनी मुस्कान ही समझिए और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी मुस्कान बन सकूं। उन दोनों के मुंह से बस इतना ही निकला कि खुश रहो बेटा। बाहर बारिश थम चुकी थी, अंदर तूफान गुजर चुका था। मेघा वापस आने का वादा करके वहाँ से चली गई। उसने बातें करके दोनों को बहुत ही हल्का महसूस करा दिया था। दोनों रविवार के दिन अनाथ आश्रम में गरीब बच्चों के साथ बिताते थे। दोनों कपड़े बदल कर वहाँ चले गए। मेघा जब भी कॉलेज जाती तो अक्सर सुनीता और महेश को बाहर लॉन में बैठे देखती, तो कभी हाथ हिलाती, कभी वक्त होते तो मिलने चली आती थी। वक्त गुजरने लगा। मेघा के आने से सुनीता अपनी सेहत को बिल्कुल नज़रअंदाज करने लगी। अदा कदा उसे चक्कर भी आते थे। कई बार आंखों के आगे धुंधला नज़र भी आता था। ये सब उम्र का तकाजा समझकर वो टाल रही थी। इंतज़ार करते करते 10 दिन हो गए, पर मेघा नहीं आई। ना ही वह कॉलेज जाती थी, ना ही नज़र आई। उन दोनों को चिंता होने लगी और जब दोनों से नहीं रहा गया तो एक दिन उसके घर पहुंच गए। दरवाजे की घंटी बजाई तो एक 49-50 साल की अधेड़ महिला ने दरवाज़ा खोला और कहा, कहिए। जी, मेघा यहाँ रहती है? महेश जी ने पूछा। जी हाँ, आप सुनीता और महेश ही हैं? सुनीता ने उत्सुकता से जवाब दिया। हाँ, मैं सुनीता हूँ और ये मेरे पति महेश जी हैं। तो आप अंदर आइए ना प्लीज़, बोलकर सुगंधा उन्हें अपने कमरे में ले गई। पूरा घर 2 कमरों में सिमटा हुआ था। एक बेडरूम, एक बैठक, बाहर छोटी सी रसोई, स्नानघर। मेघा यही अपने माँ सुगंधा के साथ अकेली रहती थी। उसके पिताजी जब वो बहुत छोटी थी तभी संसार से जा चुके थे। सुगंधा एक स्कूल में अध्यापिका थी जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। मेघा कहाँ है? बहुत दिन हो गए वो घर नहीं आई। हमें चिंता हुई, हम उससे मिलने आ गए। सुनीता ने चिंता व्यक्त की। वह दवा लेने गई है, सुगंधा ने कहा। आपको क्या हुआ बहन जी? महेश ने पूछा। सुगंधा उदास हो गई। मेरी दवाई नहीं भाई साहब, वह अपनी दवाई लेने गई है। तो उसे क्या हुआ? दोनों ने आश्चर्य से पूछा। 2-3 साल पहले की बात है। उसे बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता था। डॉक्टर दवा दे देते तो ठीक हो जाता था, पर बाद में फिर से हो जाता था। पिछले 10 दिनों में इन्फेक्शन के साथ वो बुखार भी है। पैरों में सूजन आ गई। मैंने बहुत मना किया, फिर जीत करके वो दवा लेने चली गई। अभी आ जाएगी। डॉक्टर ने क्या कहा? सुनीता ने पूछा। डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर को डर है कि कहीं किडनी फेलियर का केस ना हो। ये कहकर वो रोने लगी। सुनीता उठकर उन्हें गले लगा लिया
और सांत्वना देते हुए कहा, सुगंधा जी ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। सुनीता जी, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए हैं, कल तक रिपोर्ट आ जाएगी, सुगंधा ने बताया। इतने में मेघा आ गई। उसकी मुस्कान होठों से गायब हो चुकी थी, रंग पीला पड़ गया था, आंखों के आसपास सूजन आ गई थी, वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। सुनीता और महेश उसे देखकर सन रह गए थे। वह ज़्यादा देर न बैठ सके और चलते समय महेश ने मेघा के सर पर हाथ रखा और सुगंधा ने कहा, बहन जी कल हम आपके साथ रिपोर्ट लेने चलेंगे। ऐसा कहकर दोनों अपने घर लौट गए। घर आकर सुनीता सोफे पर बैठ गई और ऐसी ढेर हुई कि काफ़ी देर तक हिली ही नहीं। मैं भी इमोशनल हो गई, सॉरी। जब महेश ने उन्हें अंदर जाकर आराम करने को कहा तो वो अपने आप को चलने में असमर्थ पा रही थी। महेश उन्हें सहारा देकर अंदर ले गए। परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन दोनों सुगंधा के साथ हॉस्पिटल चले गए। उन पर पहाड़ टूटा जब डॉक्टर ने बताया केस किडनी फेलियर का है। अब मेघा को डायलिसिस पर रहना होगा जब तक डोनर किडनी नहीं मिल जाती। सुगंधा तो बेहोश होकर गिर गई। अगर महेश ने उन्हें सहारा न दिया होता तो उसने उन्हें कुर्सी पर बैठाया और पानी पिलाया। हिम्मत रखिए सुगंधा जी, अगर आप ऐसे टूट जाएंगी तो मेघा को कौन संभालेगा? हम जल्दी ही मेघा के लिए डोनर ढूंढ लेंगे, आप चिंता ना करें। मेघा की बीमारी में दोनों परिवारों पर दुख का पहाड़ सा टूट गया। सुनीता तो अब ज़्यादातर बीमार ही रहने लगी और अचानक एक दिन बेहोश होकर गिर पड़ी। महेश अभी बैंक जाने की तैयारी कर रहे थे। धम की आवाज़ से रसोई की तरफ भागे तो देखा सुनीता नीचे फर्श पर बेहोश पड़ी हुई हैं। उनके हाथ पैर फूलने लगे, पर हिम्मत करके उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाया। इमरजेंसी में उसे भर्ती किया गया और सारे टेस्ट किए गए, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। सुनीता हमेशा के लिए चली गई। डॉक्टर ने जब ये कहा कि यह केस ब्रेन डेड का है, हम उन्हें नहीं बचा पाए, तो महेश धम से कुर्सी पर गिर गए और सुनीता का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूमने लगा। पता नहीं कितनी देर तक वही उसी हाल में बैठे रहे। अचानक वो फुर्ती से उठे और डॉक्टर के पास जाकर बोले, डॉक्टर साहब, मैं सुनीता का ऑर्गन डोनेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सुनीता का किडनी मेघा को लगा दिया जाए। डॉक्टर ने फटाफट सारे टेस्ट कराए और सुगंधा और मेघा को हॉस्पिटल में बुला लिया। संयोग ऐसा था कि सुनीता की किडनी ठीक थी और वो मेघा के लिहाज से ठीक बहती थी। खून और टिश्यू सब मिल गए। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन कामयाब रहा। कुछ दिन मेघा को यहाँ अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और फिर वो घर जाकर अपनी ज़िंदगी समान ढंग से जी पाएगी। सुगंधा ने आगे बढ़कर महेश जी के पांव पकड़ लिए और रोने लगी। महेश जी ने उन्हें उठाते हुए कहा, सुगंधा जी आप रोइए नहीं, बस मेघा का ख्याल रखिए। घर आकर सब क्रियाक्रम हो गया। बारी बारी से लोग आते जाते रहे, अफसोस प्रकट किया करके चले जाते। अंत में महेश अकेले रह गए सुनीता की यादों के साथ। उसने उठकर सुनीता के फोटो पर हाथ चढ़ाया। अपने चश्मे को उतार कर अपनी आंखों को साफ करते हुए बोले, देखो नीता, हमारी मुस्कान को तो मैं बचा नहीं पाए। हमारी मुस्कान को तो मैं बचा नहीं पाया, लेकिन देखो उसके पीछे मेघा खड़ी थी और उस डिम्पल वाली मुस्कान के साथ जैसे कह रही थी आप अकेले नहीं हैं, वह मुस्कान भी आप ही के साथ है। तो अंजू शर्मा मैम की कहानी सच में मुझे रुला गई। बहुत ही अच्छी और बहुत ही इमोशनल करने वाली कहानी है। एकदम दिल को छू गई ये कहानी और आशा करती हूँ आप लोग भी इस कहानी को सुनेंगे। और पता नहीं मैं उस भाव से इस कहानी को सुना पाई हूँ कि नहीं सुना पाई हूँ, तो आप ये भी बताइएगा, क्योंकि मैं सच में बीच बीच में इतना मेरे आंसू आ रहे थे, मैं क्या बताऊँ एकदम। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बचती है या किसी का एक्सीडेंट ऐसा कुछ होता है, तो कम से कम आप जो है, अक्सर हम देखते हैं कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो लोग देख के चले जाते हैं, उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते हैं। तो अगर आप कभी भी कोई ऐसा केस देखिए तो आप तुरंत ये कीजिए कि आप उस इंसान को हॉस्पिटल पहुंचाइए, शायद आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बच जाए। और इसमें एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ है ऑर्गन डोनेट करने का। तो अगर
हम कहते हैं ना कि सबसे बड़ा दान शारीरिक दान होता है। अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशकिस्मत की बात है। तो मैं क्या इस कहानी के बारे में बोलूँ, मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। इस कहानी ने तो मुझे रुला ही दिया। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।